दोस्तों, एक गांव के एक व्यक्ति को मजदूरों की तलाश थी और तभी वो उनकी तलाश करता है। थोड़ी देर मशक्कत करता है, कई लोगों से बातचीत करता है, तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। उसके मन में एक ख्याल आता है कि दो लोग हैं जो उसके मित्र भी हैं और उसकी जान पहचान के भी हैं। तभी वो उन लोगों के पास में जाता है और उन लोगों से बातचीत करता है और उनसे कहता है कि वो उन्हें मात्र एक एक घंटा काम करना है और एक एक घंटे काम करने के लिए वो उन्हें लगभग 70 हजार रुपए देगा। साथ वो जितना भी दारू पीना चाहेंगे उनके लिए उतनी दारू, उनको उतनी शराब भी पिलाएगा। यह सुन करके वो जो दोनों व्यक्ति होते हैं वो खुश हो जाते हैं और वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, हम आपका काम करेंगे, बस एक ही घंटे तो करना है। तभी वो जो व्यक्ति होता है, अब वो जो दोनों मजदूर होते हैं वो अपने काम पर लग जाते हैं। उनको काम बताता है और वो दोनों अपने काम पर लग जाते हैं और वो व्यक्ति जाता है और अपनी स्कूटर पर बैठा करके, अपनी मोटरसाइकिल में बैठा करके एक खूबसूरत लड़की को लेकर के आता है और उसके बाद में वो तीनों मिल करके उस लड़की की गला दबा करके हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद में उसे उसी गड्ढे में दफना देते हैं। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये कहानी बहुत ही भावुक है और हम लोगों को सबक और सीख देने वाली है। आखिरकार वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, सब कुछ जानेंगे इस कहानी में, सब कुछ जानेंगे इस घटना में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप लोगों को यह सच्ची घटना, सच्ची जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बदायूं का एक थाना लगता है दातागंज और उसी दातागंज थाने क्षेत्र का एक गांव लगता है हाशिमपुर। और हाशिमपुर का ही रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है नूर हसन, वो अपनी भांजी की तलाश कर रहा होता है जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष के आसपास होती है। वो अपनी भांजी की तलाश करता है, बहुत परेशान होता है, हर जगह उसकी खोजबीन करता है, उसको मालूम करता है, उसको पता करने की कोशिश करता है, पर उसे कहीं पर भी उसकी कोई सूचना नहीं मिलती, उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। तभी जहां पर उसके वो भांजी रहा करती है, उस भांजी के रहने का जो उसका नजदीकी थाना होता है उस थाने में जाता है और वहां पर पुलिस वालों से उनसे कहता है कि साहब, मेरी एक भांजी है जो आज 3 दिन से गायब है, 3 दिन से लापता है, उसका कोई पता नहीं लग रहा है और उसका एक 3 साल का बेटा है जो अपनी मां के लिए काफी परेशान है। साहब, उसकी तलाश करने में मेरी मदद कीजिए। तभी जो पुलिस वाले होते हैं वो पूछते हैं कि आखिरकार वो क्या करती थी, कहां रहती थी। वो जो नूर हसन होता है पुलिस वालों से कहता है कि साहब, जो मेरी भांजी है वो नौटंकी में काम करती थी, नाचने का काम करती थी। तभी जो पुलिस वाले होते हैं वो हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं, उस बात को उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप 2-3 दिन इंतजार करिए, शायद जहां भी होंगी वापस आ जाएंगे। नूर हसन वहां से चुपचाप वापस आ जाता है और वापस आने के बाद में वो फिर अपनी भांजी की तलाश करने लगता है। दरअसल दोस्तों, जो उसकी भांजी थी जो गायब हुई थी, उसका नाम मुस्कान था, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष के आसपास थी। वो 18 फरवरी को अपने घर से गायब हुई थी। तब एक बार नूर हसन फिर उसी पुलिस स्टेशन पर जाता है और जाने के बाद में वो फिर एक बार पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी मदद कर दीजिए, मेरी भांजी को ढूंढ दीजिए, क्योंकि जो उसका 3 साल का बेटा है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। नूर हसन लगभग हर दिन पुलिस स्टेशन आता है, पर पुलिस अभी तक इस मामले को इतना गंभीरता से नहीं लेती है। पुलिस हर मामले की तरह इस मामले को भी सोचती है कि आखिरकार वो लड़की कहीं गई होगी और कुछ दिन के बाद में वापस आ जाएगी। तभी जो नूर हसन होता है वो जो एक व्यक्ति होता है जिसके ऊपर वो शक जाहिर करता है,
और जब उसके बारे में पता किया जाता है तो पता लगता है कि खुद वह व्यक्ति पुलिस के साथ मिल करके उस लड़की की मुस्कान की तलाश कर रहा होता है। इधर जो नूर हसन होता है वो अपनी भांजी की तलाश तो कर ही रहा होता है। धीरे धीरे 8 से 10 दिन का समय बीत जाता है। इधर धीरे धीरे 28 फरवरी 2025 को एक मामला आता है और उस मामले में जो एक व्यक्ति है जिसके ऊपर शक जाहिर किया गया था, जिसका नाम रिजवान होता है, वो उझानी थाना क्षेत्र के अल्लाहपुर गांव का निवासी होता है। 28 फरवरी 2025 को पुलिस उसे किसी केस में गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उसे जेल भेज देती है। अब जो आरोपी था, पुलिस जब उसके बारे में जांच करती है, उसके बारे में पता करती है, तो पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि वो व्यक्ति तो जेल में है। इधर जो नूर हसन होता है वो बार बार पुलिस से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता है, और जब पुलिस से वो बार बार रिक्वेस्ट करता है तो पुलिस भी इस मामले को अब गंभीरता से लेती है। पुलिस मुकदमा तो दर्ज कर लेती है, पर जैसे पहले पुलिस धीरे धीरे प्रयास कर रही थी, उसी प्रकार अभी भी पुलिस इस केस में धीरे धीरे प्रयास कर रही थी। धीरे धीरे लगभग 27 दिन का समय गुजर जाता है, और जब 27 दिन के बाद रिजवान जेल से छूट करके बाहर आता है, तब जो नूर हसन होता है वो बार बार पुलिस से कहता है कि साहब एक बार रिजवान से पूछ लीजिए, और वो बार बार रिक्वेस्ट करता है कि साहब एक बार तो रिजवान से पूछ लीजिए कि मुस्कान कहाँ है, शायद रिजवान को ही पता होगा कि मुस्कान कहाँ है। जब नूर हसन बार बार पुलिस से रिक्वेस्ट करता है और बार बार पुलिस के आगे जा करके उससे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, तो पुलिस भी अब इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से लेती है और वो रिजवान से इस बारे में पूछती है कि मुस्कान कहां पर है और तुमने उसके साथ में क्या किया है। और जब पुलिस रिजवान से बात पूछताछ, जेल से आने के बाद में रिजवान से पूछताछ करती है, तो एक बात सामने आती है कि रिजवान की एक बीबी है जिसका नाम है जैनब, और वो ग्राम अल्लाहपुर की प्रधान है, और उस प्रधान का पति है रिजवान। और तभी गांव का ही कोई एक व्यक्ति बताता है कि जो रिजवान है उसने 2 शादियां की हैं। एक शादी उसने जैनब से की है जो उस गांव की प्रधान है, इसकी वजह से लोग उसको प्रधान पति कह करके बुलाया करते थे, और दूसरी शादी जो उसने मुस्कान से की थी, और मुस्कान का जो एक 3 साल का बेटा है वो भी रिजवान का ही है। पुलिस को जैसे ही इतनी बात पता लगती है, अब वो रिजवान से पूछताछ करती है। रिजवान पहले तो पुलिस को गुमराह करता है, और उसके बाद में जब पुलिस सख्ती के साथ में उसके साथ पूछताछ करती है, क्योंकि जब पुलिस को यह क्लियर होता है कि मुस्कान से रिजवान ने शादी की थी, तो पुलिस अब रिजवान से सख्ती से पूछताछ करती है। रिजवान पुलिस को एक कहानी सुनाता है, और उस कहानी की शुरुआत होती है सन 2020 से, जब मुस्कान नौटंकी में डांस किया करती है। रिजवान नौटंकी देखने के लिए जाता है, और वो देखता है कि जो मुस्कान होती है वो देखने में तो सुंदर थी ही, और उसके साथ में वो डांस भी बहुत अच्छा किया करती थी। और इसलिए जो रिजवान होता है उसको कहीं ना कहीं मुस्कान से प्यार हो जाता है, और उसके बाद में मुस्कान का कोई भी प्रोग्राम हो और कहीं भी हो, रिजवान उसका कोई भी प्रोग्राम छोड़ता नहीं था, हर प्रोग्राम उसको देखने के लिए जाता था। अब दोनों की आंखें कब 2 से 4 हो जाती हैं, और धीरे धीरे दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, और फिर यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है, और फिर वो प्यार धीरे धीरे शादी तक पहुंच जाता है। और सन 2021 में दोनों ये फैसला लेते हैं कि शादी कर लेते हैं। उधर मुस्कान तो जो कुंवारी होती है, पर यह जो रिजवान होता है जो पहले से शादीशुदा होता है, जिसकी पहले से एक पत्नी होती है, वो अब मुस्कान के साथ दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, और 2021 में ही दोनों शादी कर लेते हैं। अब उधर उसकी जो एक पहली पत्नी होती है जैनब, जो ग्राम अल्लाहपुर की प्रधान होती है, वो तो गांव में ही रहा करती है, और इधर जब रिजवान मुस्कान से शादी कर लेता है तो अपनी दूसरी पत्नी मुस्कान को बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत जहानाबाद गालम पट्टी में उसको रखता है। सब कुछ बहुत ठीक चल रहा होता है, तभी जिंदगी में
उसे और मुस्कान को एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। जैसे जैसे लगभग 3 साल का समय बीतता है और जब 3 साल का समय बीतने के बाद में जो उसकी पहली पत्नी जैनब होती है, उसको कहीं से यह पता लग जाता है कि उसका जो पति रिजवान है उसने दूसरी शादी भी कर रखी है। और जैसे ही इस बात की जानकारी, इस बात की भनक उसकी पत्नी जैनब को लगती है, अब उसके घर में रिजवान और जैनब के बीच में झगड़े होने लगते हैं। तभी जो रिजवान होता है वो मुस्कान के पास में जाता है और जब मुस्कान के पास में जाता है और मुस्कान से अपनी पूरी बात बताता है, तो अब मुस्कान भी रिजवान से झगड़े करने लगती है और वो कहती है कि पहले तो वो अपने बेटे के गुजारे के लिए 10,000 रुपए की डिमांड करती है, पर जैसे जैसे समय बीतता है अब वो रिजवान से 40,000 रुपए महीने की डिमांड करती है और वो कहती है कि आपको अपने बेटे, हमारे बेटे को पालन पोषण करने के लिए 40,000 रुपए महीने का हमें खर्च चाहिए। इधर जो रिजवान की जिंदगी होती है वो दो बीवियों के बीच में फंस चुकी होती है। वो जब जैनब के पास में आता है तो जैनब के पास में आता है तो जैनब से उसका झगड़ा होता है और जब वो जैनब को छोड़ करके वो मुस्कान के पास में जाता है तो उसका झगड़ा मुस्कान से भी होता है। अब इस तरीके उसके समझ में कुछ आता नहीं है। वो मुस्कान को समझाता है कि उसके पास में इतने पैसे नहीं हैं कि वो 40,000 रुपए महीने का खर्च उसको दे सके और इस बात को लेकर के अब मुस्कान और रिजवान के बीच में झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तभी एक दिन जो रिजवान होता है वो एक फैसला लेता है और वो फैसला ये होता है, वो मुस्कान को अपने रास्ते से हटाने का फैसला लेता है। तभी वो अब 2 ऐसे लोगों की तलाश करने लगता है, 2 ऐसे मजदूरों की तलाश करने लगता है और वो ऐसे लोगों की तलाश करता है कि कोई उसे ऐसे 2 लोग मिल जाए जो उसका काम भी हो जाए और उसका राज भी ना खुले। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि उसके जानकार ऐसे 2 लोग हैं जो उसका शायद काम भी कर देंगे और कोई राज भी नहीं खुलेगा। दरअसल दोस्तों, उसी के गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम राजेंद्र होता है, उनके खेत में 2 मजदूर काम किया करते हैं। जो उझानी थाना क्षेत्र का एक गांव नरऊ लगता है, उसी नरऊ गांव के रहने वाले होते हैं, जिनमें से एक का नाम राम अवतार और दूसरे का नाम राधे श्याम होता है। अब जो रिजवान होता है वो उन दोनों के पास में जाता है और उनसे कहता है कि हमारा एक काम है, मात्र 1 घंटे का ही काम है, आप लोगों को मात्र 1 घंटे काम करना है और 1 घंटे में काम हो जाएगा और उसके लिए हम आपको 70 हजार रुपए देंगे और आप लोग जितनी दारू पीना चाहेंगे उतनी दारू भी पिलाएंगे। वो पूछते हैं कि आखिर काम क्या है, तो कहता है कि बस आप लोगों को एक 8 से 9 फीट का गड्ढा खोदना है और उस गड्ढे में एक लड़की को दफन कर देना है। बस इतना काम है, 1 घंटा लगना है और उस 1 घंटे के हम आपको 70 हजार रुपए देंगे। वो दोनों उस पैसे की लालच में आकर के तैयार भी हो जाते हैं और उसके बाद में वो दोनों जो वहीं एक खेत का बरहा होता है जिससे पानी लगाया जाता है, उसको बरहा बोलते हैं, उसी बरहे में वो दोनों गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोद करके जो रिजवान होता है वो मुस्कान को एक बहाने से अपने साथ लेकर के अपने खेतों की तरफ आता है। और जैसे ही मुस्कान वहां पर पहुंचती है तो वो देखती है, तभी वो जो पहले वहां पर शराब पी जाती है और शराब पीने के बाद में जो रिजवान होता है वो उन लोगों से कहता है कि अब इस लड़की को मार करके इस गड्ढे में दफन कर देना है। जैसे ही मुस्कान को यह एहसास होता है, उसे महसूस होता है कि वो लोग उसकी हत्या कर देंगे और हत्या करने के बाद में उसे यहाँ पर दफना देंगे, वो भागने की कोशिश करती है, पर वो तीनों मिल करके उस लड़की को दौड़ करके पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद में रुपट्टे से उसके गर्दन में फंदा लगा करके उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद में उसे उसी गड्ढे में दफना देते हैं और दफनाने के बाद में वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे लगभग 40 दिन का समय बीत जाता है और 40 दिन के बाद में जब पुलिस रिजवान के मुंह से इस चीज को सुनती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और तुरंत वहां पर जेसीबी बुलाई जाती है। 31 मार्च 2025 की रात जब लोग चांद का दीदार करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब उधर नरऊ गांव में जेसीबी के द्वारा गड्ढे की खुदाई होती है और जैसे ही गड्ढे की खुदाई होती है, जो
लाश बरामद होती है, उस लाश का, उस शव का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम के माध्यम से यह जानकारी हो जाती है कि उस जो मरने वाला है उसकी हत्या, उसकी गर्दन दबा करके, उसे फंदा लगा करके उसे मारा गया है। और उसके बाद में यह साबित करने के लिए वो लाश सच में मुस्कान की है कि या नहीं है, इसके लिए जो मुस्कान का बेटा होता है उससे उसका डीएनए टेस्ट कराना, उससे डीएनए टेस्ट कराया जाता है। फिलहाल पुलिस उन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके रिजवान, राम अवतार और राधे श्याम तीनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज देती है। दोस्तों, जब इस घटना का खुलासा होता है तो किसी को इस चीज पर, इस केस पर, इस बात पर यकीन ही नहीं होता है कि आखिरकार कोई व्यक्ति ऐसे कर सकता है, क्या रिजवान ऐसे कर सकता है। तभी लोग ये सोचने लगते हैं कि रिजवान जब 28 फरवरी 2025 को जेल जाता है, वो एक छोटे मोटे मामूली केस होता है। शायद कि अगर रिजवान चाहता तो उस केस की जमानत वहीं से तुरंत हो सकती थी और तुरंत वो अपने घर आ सकता था, उसे जेल जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। पर शायद जानबूझकर इसी वजह से रिजवान ये सोचता है, ये चुनता है, ये अपने आप में फैसला करता है कि वो जेल जा करके शायद लोगों का दिमाग उधर नहीं पहुंचेगा कि रिजवान ऐसा कर सकता है, और इसीलिए वो जेल जाने का फैसला करता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य, दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।